हाय, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी सकुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ एवं उनके अधिकार के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछले 2 वीडियो में राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण तथ्य तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा की थी। आज मैं उनके अधिकार के बारे में चर्चा करूंगा। आप लोग ऐसे पढ़िए। मेरे पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप लोग इतना ज्ञान अर्जित कर लीजिए कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि अभी विगत दिनों के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये पूछे जाते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, खास करके पॉलिटी से। और ये भी पूछे जाते हैं निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति है, कौन सा विधायी शक्ति है, कौन सा न्यायिक शक्ति है। तो आप लोग अगर अलग अलग तरीकों से पढ़ लेंगे तब पता चल जाएगा कौन कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, कौन विधायिका के अंतर्गत। अगर अभी भी कार्यपालिका और विधायिका में आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो मैंने एक वीडियो इस पर बना चुका हूं मैं, इसलिए आप उसे जाकर देखें, फिर आप इसे देखें। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों को हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं: कार्यकारी शक्ति, विधायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, से एक सैन्य शक्ति भी होता है जो मैंने नहीं लिखा है, सैन्य शक्ति, और एक आपातकालीन शक्ति जो मैं आपातकालीन शक्तियों का एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 56 और अनुच्छेद 360 तीनों पर बनाऊंगा। आज बात करते हैं कार्यकारी शक्ति की। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जिस मैंने पहले दिन भी क्लास में बताया था कि अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जबकि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। ऐसे इससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि भारत सरकार के जितने भी काम हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के नाम से ही उनका सारा काम किया जाता है। 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा, और भारत का राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। प्रसाद प्रयत्न का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे या तब तक, या प्रधानमंत्री जब तक उन्हें बोले। आगे भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जैसे महान्यायवादी का भी जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। अटॉर्नी जनरल, जिसे हिंदी में बोला जाता है महान्यायवादी। देश का पहला कानूनी पदाधिकारी महान्यायवादी कहलाता है। अगर राज्य का पूछा जाए तो राज्य का पहला विधि अधिकारी महाधिवक्ता कहलाता है। इसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, जबकि राज्य में जो होता है उन्हें एडवोकेट जनरल कहा जाता है। महान्यायवादी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। ये बात आप लोग एकदम याद रखिएगा कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं, यानी राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति के अनुरूप ही वो कार्य करते हैं। उनके वेतन का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम कानूनी पदाधिकारी होता है। वे संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठक में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट महान्यायवादी को लेने का कि जो महान्यायवादी होते हैं संसद की दोनों बैठक या संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। संयुक्त बैठक कहने का मतलब है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जब दोनों कोई विधेयक को लेकर दोनों सदनों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं जो अनुच्छेद 108 में वर्णित है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते। मैं महान्यायवादी पर थोड़ा विशेष चर्चा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि महान्यायवादी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देश का प्रथम कानूनी पदाधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। भारत सरकार का कानून के मामले में परामर्श कौन देता है, महान्यायवादी। तो भारत सरकार
का ये प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये महान्यायवादी को भारत के सुप्रीम कोर्ट में या भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है या सरकार का पक्ष रखने का अधिकार होता है। महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी विधि अधिकारी यानी कानूनी पदाधिकारी होता है। महान्यायवादी को ये बात मैं बता चुका हूं कि महान्यायवादी को संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसे दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार है। अब बात करते हैं महान्यायवादी की योग्यता की। तो महान्यायवादी की योग्यता अगर बोला जाए तो वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, साथ ही साथ हाई कोर्ट में 10 वर्ष के वकालत का अनुभव रखता हो, वह महान्यायवादी नियुक्त हो सकता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी MC तलवार थे, जबकि वर्तमान में महान्यायवादी KK वेणुगोपाल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी MC तलवार थे, जबकि वर्तमान में KK वेणुगोपाल हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति महान्यायवादी के अलावा और किसकी नियुक्ति करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट और, आप लोग ये भी बात मैं पहले बता चुका हूं, जिस तरह केंद्र में महान्यायवादी होते हैं तो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। और महाधिवक्ता जो है 165 आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य में केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता। महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद 76 और महाधिवक्ता के लिए 165। अब बात करते हैं राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों की और नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति कैग, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त। निर्वाचन आयोग में 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आप कमेंट में एक सवाल का जवाब दीजिएगा, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल, भारतीय राजदूत, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, SC ST BC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विशेष रूप से आप ये याद रखिएगा कि कैग, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कैग की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर 6 वर्ष या 65 वर्ष ये क्या होता है। तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि 6 वर्ष यानी पहले या तो उनकी उम्र 65 वर्ष पूर जाए, यानी मान ली कोई व्यक्ति 62 वर्ष में ज्वाइन किया कोई जॉब को, तो वो जॉब का पात्र कितना 3 साल पूरा करेगा। अगर उसकी उम्र 65 वर्ष होगी तब रिटायर होगा। नहीं तो अगर मान ली कोई आपको व्यक्ति 58 साल में ज्वाइन किया और 6 साल जॉब करके 58 और 6 64 साल में वो क्या करेंगे? रिटायर होंगे। तो या तो कार्यकाल का वो 6 वर्ष पूरा करें या तो 65 वर्ष, दोनों में से कोई हो। कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, यानी भारत का जो सार्वजनिक धन है उसकी संरक्षण की जिम्मेदारी किसे मिलती है? कैग को। और जो वर्तमान में कैग हैं उनका नाम है राजीव महर्षि। प्रश्न ये भी देता है कि भारत के पहले कैग कौन थे? तो भारत के पहले कैग का नाम B नरहरि राव था। B नरहरि राव भारत के पहले कैग हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए, B नरहरि राव। साथ ही साथ जब दो राज्यों के बीच कोई बातों को लेकर 2 या 2 अधिक से अधिक राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना हो या कोई विवाद हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन करते हैं, जो आर्टिकल 263 में वर्णित है, यानी 263 है। साथ ही साथ केंद्र व राज्य के बीच करों का बंटवारा करना हो तो एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। वित्त आयोग 5 सदस्यीय होती है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। पहली वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था, जबकि वर्तमान में 15वां वित्त आयोग NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के विधायी शक्ति की, यानी लेजिस्लेटिव पावर की, कि राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर क्या है। तो लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, और जब कोई बिल या विधेयक पर दोनों सदनों में विवाद हो तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन
बुला सकते हैं। यहाँ पे आपको दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना है कि लोकसभा का विघटन जो है वो अनुच्छेद 85 में है, ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, एवं संसद का संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में है। यहाँ पर ध्यान योग देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, पर उनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होती है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में सबसे ज़्यादा जो चर्चा वाली विषय है वो राष्ट्रपति द्वारा संसद में 14 सदस्यों का मनोनयन। हाँ जी, प्रश्न यहाँ पर पूछ के फंसा लेता है आप लोग कभी कभी। अगर प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं, तब आंसर होना चाहिए आपका कितना, 14। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं, 12, और लोकसभा में 2, यही 12 2 जुट के क्या होता था, 14। लेकिन कभी कभी हम लोग जल्दीबाजी में सेट में ध्यान नहीं देते हैं, या तो 12 मार देते हैं या 2, 14 के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखिए, अगर सब पूरे संसद में पूछा जाए तो 14, और अगर लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। चलिए इसकी बात करते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जो कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल से जुड़े व्यक्ति हो। इन व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं, मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद 331 के तहत, बिल्कुल याद रखिएगा, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं। जब मैं ये खत्म करूंगा तो मैं अनुच्छेद का एक पूरा वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद का वर्णन रहेगा, कौन कौन सा अनुच्छेद पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं। एंग्लो इंडियन का वर्णन, परिभाषा बोल सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 366 के 2 में किया गया है। और साथ ही साथ एंग्लो इंडियन जो शब्द है वो भारतीय संविधान के 1935, भारतीय संविधान जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1935 का जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उससे लिया गया है। कभी कुछ बच्चे ये भी प्रश्न करते सर एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, तो एंग्लो इंडियन मूल रूप से वैसे बच्चे को कहा जाता है जिनके पिता, माता तो भारत की है लेकिन पिता क्या हो, यूरोपियन कंट्री के हो। ये मूल रूप से ब्रिटिश के लिए भी आता है। हुआ क्या था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की व्यवस्था को विकसित करने के लिए, रेल चलाने के लिए, रेल की पट्टी बनाने के लिए, विद्युत के लिए बहुत सारे ब्रिटिश यहाँ आए थे, जो यहीं की महिलाओं से शादी किए और यहीं बस गए। उनके द्वारा उत्पन्न बच्चे ही मूल रूप से एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो एंग्लो इंडियन में क्या बोलना है कि जिनके पिता या उनके पूर्वज, दादा, कोई भी ब्रिटिश हो या यूरोपियन कंट्री को, तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति अनुच्छेद 331 के तहत की जाती है। यानी एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति लोकसभा में करते हैं 2, और राज्यसभा में 12। वो एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, खेल से, कला एवं संस्कृति से, समाज सेवा से वो आते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 123। यानी जब संसद सत्र में ना हो और सरकार को लगे कि अभी कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो वो राष्ट्रपति से एक अध्यादेश पेश करवाते हैं। राष्ट्रपति से साइन कराया जाता है। तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो तो उसे ही क्या कहा जाता है, अध्यादेश, जिसका वर्णन संविधान के 123 123 यानी 123 में किया गया है। अध्यादेश मुख्यतः एक तरह का बिल ही होता है, विधेयक होता है, जो राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद एक कानून बन जाता है। लेकिन अध्यादेश पारित होने के बाद इसे 6 सप्ताह के अंदर संसद से स्वीकृति कराना आवश्यक है, नहीं तो ये क्या हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन एवं नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति विधायी शक्ति के अंतर्गत संसद में लंबित किसी भी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। साथ साथ यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे स्वीकृति दे भी सकते हैं या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख भी सकते हैं, अथवा विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। लेकिन अगर संसद
उसे पुनर्विचार के बाद अगर राष्ट्रपति के पास लौटा दे तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये विशेषकर हम फिर वीटो पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब की चर्चा करेंगे। लेकिन जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे भी सकते हैं या स्वीकृति सुरक्षित भी रख सकते हैं, अथवा राज्यपाल को निर्देशित करके विधेयक वापस राज्य की विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और विधायी शक्ति की, जैसे कैग, संघ लोक सेवा आयोग एवं वित्त आयोग की अन्य रिपोर्ट संसद के समक्ष राष्ट्रपति रखवाते हैं। साथ ही साथ अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली जितने भी द्वीप हैं उनके विकास के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ की। ये तीनों टॉपिक खत्म करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो राष्ट्रपति के वीटो पावर और राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार पर होगा। तब मेरा राष्ट्रपति का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन राष्ट्रपति से हो तो आप लोग मुझे मैसेज करें, यूट्यूब के नीचे कमेंट करके पूछें, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं। आज बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ की। उसमें सबसे प्रमुख है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ के अंतर्गत राष्ट्रपति धन विधेयक अब जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो जो राष्ट्रपति धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति के अनुमति से ही संसद में पेश की जाती है। तो चलिए कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं धन विधेयक है क्या। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। वैसे विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है जब सरकार कोई नया टैक्स लगाती हो या टैक्स का स्लैब कम करती हो या उसे हटाती हो, संचित निधि से पैसा निकालना हो, तो वैसे विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश की जाती है। लोकसभा में पेश करने के बाद आपको ये विधेयक राज्यसभा में जाता है, जहां राज्यसभा को 14 दिन तक मोहलत दी जाती है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसे पास करे तो भी ठीक है, अगर नहीं पास करे तो भी वो विधेयक स्वतः ही पास मानी जाती है। यानी धन विधेयक के मामले में लोकसभा का एकाधिकार है। लोकसभा जैसे चाहती है वैसे इस विधेयक पर काम करती है। तो फिर अभी विधेयक जब मैं शुरू करूंगा तो और भी इसे डीपली पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल जानिए धन विधेयक की चर्चा 110 में की गई है, जो राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत की जा सकती है। साथ ही साथ सदन में वार्षिक वित्तीय विवरणी, जिसे हम लोग बजट भी कहते हैं, बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में की गई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा नहीं की गई। कहीं कहीं प्रश्न सेट में रहता है बजट की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई, तो एकदम समझ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरणी शब्द आया है। वार्षिक वित्तीय विवरणी, एकदम बजट की चर्चा नहीं की गई है। तो वार्षिक वित्तीय विवरणी को संसद में राष्ट्रपति ही रखवाते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 112 में की गई है। बजट जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट, जो एक अलग चैप्टर है उसे भी मैं पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं तीसरा, वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करता है। अब बात करते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या है, इसे भी समझा जाए। जैसे हमने अध्यादेश को समझा था, तो जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और सरकार को पैसे की जरूरत हो तो सरकार क्या करती है कि राष्ट्रपति से अनुमति लेकर आकस्मिक निधि से पैसे निकालती है। जैसे अध्यादेश के बारे में पढ़ा था, फिर से जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और सरकार को पैसे की जरूरत हो तो सरकार राष्ट्रपति की अनुमति से आकस्मिक निधि से पैसे निकालती है। पुनः जब सत्र चलता है तो आकस्मिक निधि की मंजूरी लेके वो जितने पैसे निकाले जाते हैं वो आकस्मिक निधि में जमा कर दिए जाते हैं। तो आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए जो अनुमति ली जाती है वो राष्ट्रपति से ली जाती है। और आकस्मिक निधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन, मैंने कल भी बताया था वित्त आयोग के बारे में कि जब केंद्र व राज्य के बीच करों का बंटवारा करना हो तो राष्ट्रपति एक 5 सदस्यीय
वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था, जबकि अभी 2020 में 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य काम क्या होता है? केंद्र व राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा करना, राजस्व का बंटवारा करना, तो वो भी काम है। तो ये तो हमारी हो गई राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां क्या है? न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ जब राष्ट्रपति को विधि या कानून से संबंधित कोई परामर्श लेना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है। लेकिन इस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात याद रखेगा कि वो परामर्श ले सकते हैं लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72 72 में अक्सर पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध हो उसे क्षमा कर सकते हैं। क्षमा ये कहने का सेंस में नहीं कि अगर मान ली किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है तो उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, किसी की सजा को कम कर सकते हैं। कोई मान लिए गर्भवती महिला है, उसे दंड दिया गया तो उसकी सजा को कम कर सकते हैं। तो यानी राष्ट्रपति का क्षमा दान जो है वो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया है। अब बात करते हैं सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति के सैन्य शक्ति की। तो राष्ट्रपति भारत के सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी वो जल सेना, थल सेना और वायु सेना प्रमुख की नियुक्ति इसी नाते करते हैं। साथ ही साथ वे संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा भी करते हैं और युद्ध की समाप्ति भी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बराबर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। लेकिन हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने एक नए पद का सृजन किया जिसे कहा जाता है CDS, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं जनरल बिपिन रावत। अब बात करते हैं CDS क्या है? कंफ्यूज मत होइएगा, भारतीय राष्ट्रपति जो सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, लेकिन ये तो एक नया पद है जनरल बिपिन रावत का, जो तीनों सेनाओं के कामकाज, उनके बेहतर तालमेल के लिए और तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए एक नया पद सृजित किया गया है, जिसे कहा गया है CDS। ये प्रश्न करंट में आ सकता है कि भारत के नए CDS यानी कहा जाए उसने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत। तो राष्ट्रपति की ये शक्तियां। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के जेबी वीटो पावर, यानी जितने भी 3 प्रकार के वीटो हैं राष्ट्रपति को, तीनों पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। चलिए आज का कुछ क्वेश्चन शेयर करते हैं आप लोगों के बीच। पहला क्वेश्चन, तैयार हो जाइए कलम और कॉपी लेके। जब भी वीडियो देखिए तो कलम कॉपी लेके तैयार होइए और हमेशा एकदम हौसला बनाए रखिए कि नहीं, एग्जाम में एकदम अच्छा करना है। अभी जो टाइम मिल रहा है उसका एकदम सदुपयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन, पंजाब का पुराना नाम पेप्सू भी मिलता है। पंजाब का पुराना नाम पेप्सू भी मिलता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन, विधानसभा की बैठक के लिए कोरम कितनी होती है? विधानसभा के बैठक के लिए कोरम कितनी होती है? तीसरा क्वेश्चन, कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन का वर्णन किस सूची में है? आपको पता होगा सूची 3 है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अपशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है? अपशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है? यानी जितने भी विषय हैं तीनों में बढ़ जाते हैं, अगर जो विषय बच जाते हैं उसे ही अपशिष्ट सूची में रखा जाता है। अपशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है? अगला, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? वयस्क मताधिकार यानी जब 18 वर्ष होता है तो आप वोट देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? अगला प्रश्न,
किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सबसे लास्ट प्रश्न, किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ये प्रश्न आप अपने नीचे कमेंट में लिखिए या आप बनाइए उसे, मैं इसका आंसर कमेंट में डाल दूंगा। और खूब पढ़िए, आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुद पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, क्योंकि कहा भी क्या है, क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब आपको चलना है अपने पैरों पर। इसलिए हमेशा अपने आप पे भरोसा कीजिए, खूब पढ़िए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।